स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज के किस्से में कुछ आपको अलग दिखेगा, लेकिन ये कुछ अलग करने की कोशिश नहीं है। बस किसी कारणवश मुझे ये थोड़ा-सा चेंज करना पड़ रहा है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो ये कहानी है, जो ये किस्सा है, ये चलता रहेगा, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शुरू करते हैं आज का किस्सा। अनामिका अपने माता-पिता के साथ एक जॉइंट फैमिली में अपनी रहती थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, इनके पिता और इनके चाचा जी में जो अनबन थी, वो बढ़ती जा रही थी। अब बहुत ज़्यादा जो आपस में एक रिश्ते में तकरार आ चुकी थी, और ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इसकी वजह से इन्होंने फैसला किया कि ये सेपरेट हो जाएँगे। अभी इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे कि ये घर बना सकें। और इन्होंने सोचा कि कुछ समय रेंट के घर में रहेंगे, इसलिए इन्होंने दिल्ली में एक काफ़ी आबादी वाला एरिया है, वहाँ पर इन्होंने एक रेंट पे घर लिया। अब इस घर में जब ये जा रहे थे, तो इनको एक काफ़ी अजीब बात लगी। फर्स्ट फ्लोर था जहाँ पर इन्होंने रहना था, एक शेयर्ड इनके साथ रेंट में रह रहे थे। जो ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पर इन्होंने रहना था, और फर्स्ट फ्लोर में जो पहले से ही किराएदार रह रहे थे, इनको पता था इनके बारे में। लेकिन जब ये अपना सामान जो है वो वहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे, तो ये नोटिस करते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं वो अपने सामान को निकाल रहे हैं, मतलब कि वो वहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। चेहरे पर अजीब से तरीके की मायूसी। शुरू में तो इनके माँ-बाप को ये लगा कि शायद ये हमारे आने से नाखुश हैं, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर था वो खाली था, कि शायद इनको शेयर्ड रहना पसंद नहीं है। अब जाते-जाते अनामिका की माँ ने पूछ ही लिया कि बहन जी, कोई हमसे समस्या तो नहीं है? अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ आप मत छोड़ के जाइए, हम कहीं और देख लेंगे। लेकिन जो उनके हाव-भाव थे कुछ अजीब से थे, वो इस चीज़ को लेकर तो नहीं छोड़ रहे थे, ये तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया। लेकिन बस खामोश से थे, या यूँ कहें कि डरे हुए से थे। क्या डर था, क्या बात थी, किस चीज़ की खामोशी थी, उस समय तो ये हमें नहीं पता लगने वाला था। लेकिन जैसे-जैसे अब समय बीतने वाला था, वैसे-वैसे ही हमें इस चीज़ का पता लगने वाला था, ख़ास तौर पर अनामिका को। अब ये ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं, वहाँ पे रहना शुरू करते हैं। मीनवाइल ये अपने लिए प्लॉट वगैरह ढूँढना शुरू कर देते हैं, ताकि बाद में धीरे-धीरे कंस्ट्रक्शन जो है वो होनी शुरू हो जाए। अब कुछ दिन तो ठीक रहा, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं थी। अनामिका को खुलापन काफ़ी अच्छा लगता था। अब भीड़-भाड़ वाले इलाके में जब घर था, आस-पास घर ही घर, गलियाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लंबी-चौड़ी नहीं। इसकी वजह से अनामिका को सफोकेशन होती थी, तो इसलिए अनामिका एक दिन जाती है टॉप फ्लोर में। टॉप फ्लोर में वो कुछ फ्रेश हवा का आनंद लेना चाहती है। लेकिन अब वो कुछ देर इधर-उधर घूमती है। अचानक से उसका ध्यान जाता है, जब वो पलटकर एक बार दोबारा घूमने के लिए दूसरी तरफ मुड़ती है, तो अचानक से उसका ध्यान जाता है कि एक औरत है जो थड़े पर बैठी हुई है। बाल उसके काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, और वो कोई भी किसी भी तरीके की हलचल नहीं कर रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके जो बाल हैं, वो हवा की वजह से झूल रहे हैं। अनामिका को ये महसूस होता है कि पास का घर जो है, उसका जो बनेरा है, वो बहुत ज़्यादा कुछ ऊँचा नहीं है। कहीं ये औरत जो आंटी हैं, वहाँ से तो नहीं आ गई? लेकिन शायद ये इनकी गलतफ़हमी थी, क्योंकि अगर वो इंसान होती, तो ये माना जा सकता था कि वो नेबर है। अब जैसे ही अनामिका उसके पास बढ़ना शुरू करती है कि आंटी आप कहाँ से आई हो? आप पास वाले घर की आंटी हो? लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी जो रिस्पॉन्स था, उनको मिल नहीं रहा था। अब अचानक से इनकी माँ की आवाज़ इनको नीचे से आती है कि बेटा कहाँ पे है? नीचे आ। जैसे ही ये अपनी माँ को जवाब देने के लिए अपना सर घुमाती हैं कि हाँ मम्मी आई, और इस तरफ देखती हैं, तो वो औरत गायब हो चुकी थी। ये डर कर नीचे की तरफ भागती हैं, और सारे के सारा जो वृत्तांत है वो अपनी मम्मी को सुनाती हैं। इनकी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनको ये महसूस होता है कि शायद इसने गलती से, या इसको किसी तरीके का वहम हुआ होगा, और उसको कहते हैं कोई बात नहीं, तू ठंडा पानी पी। कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जो हमें नज़र आता है वो होता नहीं है। क्या इनकी माँ कुछ छुपा रही थी, या फिर सच में ऐसा कुछ था जो इनकी माँ को पता था, लेकिन ये बस अपने बच्चे को बहलाने के लिए ये कह रही थी। हालाँकि बकौल अनामिका के, उनकी माँ के हाव-भाव से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। ख़ैर अब ये समय बीतता है,
उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई नहीं क्योंकि उन्होंने छत पर जाना ही छोड़ दिया। वो अनामिका जिसको बहुत ज़्यादा पसंद था खुली हवा में टहलना, उसके बाद वो छत पर गई नहीं। एक अजीब से तरीके का जो डर था, वो उनके मन में घर कर चुका था। कुछ समय बीतता, अब सामान ज़्यादा था, काफ़ी कंजस्टेड था, अभी घर के बनने का कुछ बहुत ज़्यादा माहौल-चाल था नहीं। तो इन्होंने डिसाइड किया, यानी कि अनामिका के माता-पिता ने डिसाइड किया कि वो जो फर्स्ट फ्लोर है, जो खाली पड़ा है, मकान मालिक से बात करके उसको भी रेंट पे ले लेते हैं। पूरे का पूरा घर का जो है इनका हो जाएगा और ये आसानी से वहाँ पर रह सकेंगे। मकान मालिक से बात की गई और उसके बाद फिर मकान मालिक इस बात के लिए तैयार हो भी गया। अब सामान इन्होंने ऊपर शिफ्ट किया। इनके पास 2 टीवी थे, जो 2 अलग-अलग कमरे में तब थे और काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी। एक तरफ अनामिका के भाई और इनके पिता जो हैं वो टीवी देखते थे, मैचेस वगैरह देखते थे। दूसरी तरफ अनामिका की माँ और अनामिका को एज़ यूजुअल जो अ, सीरियल्स वगैरह है उनको देखने का शौक था। अब ऊपर एक टीवी रखने की वजह से इनकी ये जो मुसीबत है वो आसानी में बदल गई और ये माँ-बेटी अब आसानी से टीवी देख सकती थी। हालाँकि ये बात कुछ 2000 के सन के आसपास की है और काफ़ी घरों में लाइट के जो आपको पता पावर कट तो होते रहते थे, साथ के साथ ही इन्वर्टर्स भी हर किसी के पास होते नहीं थे। लेकिन इनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कभी इनको समस्या आती नहीं। लेकिन एक दिन जब ये और अपनी माँ इनके साथ टीवी देख रही थी ऊपर, मौसम में बिल्कुल किसी तरीके का कुछ बदलाव नहीं था, यानी कि कोई भी आंधी-तूफ़ान वाला मौसम नहीं था जिससे बिजली जाने का कोई हो। हालाँकि पावर कट एक आम बात होती थी तब, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था नहीं। इस दिन शायद इनकी माँ को भी कुछ ऐसा महसूस होता है। अचानक से जो टीवी है वो अजीब से तरीके की टीवी से आवाज़ आने लग पड़ती है, जो पिक्चर है वो बंद हो जाती है और जैसे वो डिस्टर्बेंस टाइप एक पिक्चर आती थी वैसे आने लग पड़ती है। अब ये इनके टीवी के साथ, यानी कि अगर केबल की लाइट गई होती तो ये माना भी जा सकता था, लेकिन नीचे जो टीवी चल रहा था उससे बिल्कुल सही आवाज़ आ रही थी और ये सेम केबल पर चल रहा था। इनको लगता है कि शायद टीवी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अचानक से जब ये उठने लगती हैं इनकी माँ तो टीवी जो है वो बंद हो जाता है। टीवी बंद होने के साथ ही लाइट भी बंद हो जाती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, जो कि एक यूजुअल बात हो सकती है, लेकिन अचानक से उस कमरे की सारी खिड़कियाँ और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और साथ के साथ ही लाइट आ जाती है। इस आवाज़ से ना ही मेरी माँ, मैं डरी, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भाई जो हैं वो भी जल्दी-जल्दी ऊपर भागे आते हैं कि क्या हुआ? मेरी माँ तो थर-थर काँपे जा रही थी और वो कह रही थी कि लाइट गई, पता नहीं अचानक से कोई हवा चली है कि दरवाज़ा जो है वो ऊपर ओपन हो गया है और खिड़कियाँ जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। लेकिन इस बात पर यकीन करने वाला कुछ था नहीं, क्योंकि एक ही घर में ऐसा कैसे हो सकता है कि नीचे जो लाइट है वो आ रही हो और ऊपर लाइट चली गई हो, और वो भी तब जब इन्वर्टर काम कर रहा हो। ऑन द स्पॉट पावर बैकअप होती है। और वहीं टीवी में जो पिक्चर का जाना और दरवाज़ों का, खिड़कियों का एकदम से खुल जाना। ये दूसरी ऐसी घटना थी जिससे ना सिर्फ़ अनामिका डरी, लेकिन इस बार उनकी माँ भी डर चुकी थी। लेकिन ना जाने क्यों अनामिका को ये महसूस होता था कि उनकी माँ ये सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। कुछ समय बीतता है, अब धीरे-धीरे ये बड़े होते जा रहे थे, मकान वाला सिस्टम तो इनका भी कुछ लग नहीं रहा था। एक बार अनामिका अपने भाई के साथ फर्स्ट फ्लोर पर सो रही थी। कुछ देर बाद अनामिका की आँख खुलती है और वो देखती है कि उनका भाई जो है, वो दरवाज़े के बाहर, उस कमरे के दरवाज़े के बाहर जो लॉबी है, वो इधर-उधर टहले जा रहा है। अनामिका को ये बात कुछ अजीब लगती है और वो सोचती है कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। अब वो उठती है, लेकिन जैसे ही वो उठती है, उसको महसूस होता है कि उसके साथ कोई लेटा हुआ है। जैसे ही वो पलट के दूसरी तरफ देखती है और जब ये दूसरी तरफ देखती है, तो जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, हूबहू उसके भाई की शक्ल में, वो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। एक बार फिर सारे घर की शांति अनामिका की चीख से टूटती है। उसके माँ-बाप जल्दी से भागते हुए आते हैं उसके पास और वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ? अब अनामिका सारा वाक़या उनको बता रही थी कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन फिर से उसकी बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। शायद वो अभी बच्ची थी, इसके लिए शायद उसकी बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उस वाक़ये ने सबके कान खड़े कर दिए, उस वाक़ये ने सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया।
कि हाँ इस घर में कोई ना कोई समस्या तो है। और वो क्या थी? इससे पहले हम इस वाक्य के बारे में बात करें, अनामिका के घर में, या जब यूँ कहें कि जब अनामिका की जॉइंट फैमिली होती थी, तब उसके घर में रिश्तेदार आए गए रहते थे और काफ़ी आपस में प्रेम सलूक था। लेकिन जब से अनामिका अपने इस घर में शिफ्ट हुई थी, उसके शुरू-शुरू में रिश्तेदार तो आते थे, लेकिन अब वो आना कम हो चुके थे। कई रिश्तेदारों का ये कहना था कि उनको इस घर में अजीब-सी तरीके की घुटन महसूस होती है, और इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करने के लिए वो तैयार भी नहीं होते थे। कहीं न कहीं शायद उनके माँ-बाप को लगता था कि हम अब फैमिली से अलग हो चुके हैं, इसकी वजह से ये बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता, तो वो फिर पहले आते क्यों? ये बात तो तब हो रही थी जब वो आ रहे थे इस घर में, और इस घर में आने के बाद उनको कुछ अजीब-सा महसूस होता था और वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो वाक़या जब पहली बार अनामिका को छोड़कर उसके माँ-बाप को भी ये महसूस हुआ कि नहीं, सच में इस घर में कुछ है। दरअसल अनामिका की मौसी आई हुई थी कुछ दिन रहने के लिए अनामिका के घर। उनकी मौसी का एक छोटा-सा बेटा था, तकरीबन 1.5 साल का। अब मैं 1.5 साल के बेटे की बात कर रहा हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो ना चल सकता होगा, बड़ी मुश्किल से इधर-उधर सरक ही सकता होगा, यहाँ तक कि बस। अब अनामिका, उसकी मौसी और उसकी माँ आपस में बातें कर रही थी दिन के समय में। अब रात के समय में जैसे-जैसे रात हो रही थी, तो खाने की तैयारियाँ शुरू होती जा रही थी, और उसके बाद सारा बंदोबस्त हो रहा था कि रात के खाने में ये बनाएँगे। लेकिन जो उनके बच्चे की आवाज़ कुछ समय पहले पालने से आ रही थी, अब वो पालने से आना बंद हो चुकी थी। अनामिका की माँ कहती है उनकी बहन यानी कि अनामिका की मौसी को कि ज़रा देख जाके, बच्चा सो गया क्या? जब उनकी मौसी जाके देखती है, वहाँ पर सोना तो दूर, बच्चा था ही नहीं। ये देखकर उनके तो हौसले पस्त हो जाते हैं, और वो इधर-उधर भागना शुरू कर देती हैं कि बच्चा है कहाँ पे? अनामिका से पूछा जाता है, अनामिका के भाई से पूछा जाता है, लेकिन बच्चा कहीं पर मिल ही नहीं रहा था। ये बात सबको खाए जा रही थी। जल्दी से उनके जब तक पिता भी आ जाते हैं अनामिका के, और जो उनके मौसा जी थे वो आराम कर रहे थे, उनको उठाया जाता है हड़बड़ी में, और सारी बात बताई जाती है कि बच्चा आखिर पर गया कहाँ पे? लेकिन कोई भी सुराग बच्चे का मिल नहीं रहा था। अब इनकी जो जाँच है वो तो सीमित थी सिर्फ़ ग्राउंड फ्लोर तक, क्योंकि एक बच्चा जो ना चल सकता है, ना फिर सकता है, वो खुद ब खुद फर्स्ट फ्लोर में कैसे जाएगा? आधा घंटा ढूँढ-ढूँढ कर परेशान हो चुके थे, मौसी तो उनकी रोई जा रही थी। लेकिन एक रुदन की आवाज़, उस रुदन की आवाज़ से जिन सबके दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहे थे, उनको कुछ राहत मिलती है। वो आवाज़, वो उस बच्चे की ही आवाज़ थी। लेकिन वो आवाज़ तो आनी चाहिए थी ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ना वो चल सकता था, ना वो फिर सकता था, कहीं इधर-सुधर खुद ब खुद तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन वो आवाज़ जो आ रही थी, वो ना ही आ रही थी ग्राउंड फ्लोर से, ना फर्स्ट फ्लोर से, बल्कि वो आ रही थी टॉप फ्लोर से। एक बच्चा 1 डेढ़ साल का खुद ब खुद टॉप फ्लोर पे कैसे पहुँच सकता है? ये जल्दी से भागे ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वो सीढ़ियों के पास टॉप फ्लोर पर बैठा हुआ रो रहा है। ये वो वाक़या था जहाँ पर इन सब को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हो ना हो, इस घर में कोई दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। अब अब अभी ये इस हालात में नहीं थे कि ये ऑन द स्पॉट घर को चेंज करते। मकान मालिक से बात की गई कि अगर कोई समस्या आपको लग रही है, आपको पता हो, तो प्लीज़ हमें बताइए। हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़ये हो रहे हैं, हम सिर्फ़ आपसे बात कर रहे हैं, हम किसी और से बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर किसी और से बात करेंगे तो घर बदनाम होगा। लेकिन जो मकान मालिक था, वो तो मानने को तैयार ही नहीं था। हाँ, ये अब मानने को तैयार हो चुके थे अनामिका के माता-पिता कि इन्हें आज नहीं तो कल जल्दी से जल्दी घर को छोड़ना ही पड़ेगा, और इन्होंने ऐसा ही किया। अब इन्होंने नए घर के बनने की वेट नहीं की, इंतज़ार नहीं किया। इन्होंने कहीं दूसरा घर ढूँढा और वहाँ पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। जब ये सब कुछ हुआ, अब कुछ दिन बीत चुके थे, जो इनके घर में अजीब-सी हरकतें होती थी, वो अब होना बंद हो चुकी थी, क्योंकि घर ही इन्होंने चेंज कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद इनके घर पे एक बेल बजती है। ये देखते हैं कि कौन आया। एक अनजाना सा चेहरा था, एक मर्द था, एक औरत थी।
वो कहते हैं कि जो आपने घर छोड़ा है, हम वहाँ पर अभी रेंट पे रहने के लिए आए हैं और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये हमारे माता-पिता जो थे, इनको अंदर लेकर आते हैं और बात शुरू होती है। मैं भी अपने रूम में पढ़ रही थी, तो मैं सारी बातें सुन रही थी और वो धीरे-धीरे बता रहे थे कि उन्होंने आपके बाद जो ये मकान है, वो रेंट पर लिया और वो हैं हस्बैंड-वाइफ, उनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। जब से वो उस मकान में रहने के लिए आए हैं, ख़ास तौर पर उनकी जो बेटी है, उसको एक अजीब-सी औरत दिखती है, खुले बालों वाली, बड़े बड़े बालों वाली और कोई न कोई अजीब-सी हरकतें होती रहती है। हम जानना चाहते हैं कि जब आप इस घर में रह रहे थे कि क्या आपको भी कुछ ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था? अनामिका के माता-पिता पूछते हैं कि प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि आपको हमारे बारे में किसने बताया? तो उन्होंने साफ बताया कि आपके हमारे जो नेबर हैं, मतलब आपके जो पुराने पड़ोसी हैं, आपकी तो उनके साथ खूब बनती थी। अभी हमें कुछ दिन यहाँ पर आए थे, इसलिए हमने पूछा कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने आपका पता बता दिया। पहले तो माता-पिता कुछ आनाकानी कर रहे थे कि अब भई घर बदनाम होगा, लेकिन जब उन्होंने उसके बाद बताया कि हमारा जो बेटा है, वो कुछ दिनों से ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, डॉक्टर्स को दिखाया गया है, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये पता करने में पूर्णतः असमर्थ है कि असल में बीमारी जो है वो है क्या? इसलिए हम अब आपके पास आए हैं, प्लीज़ आप हमें बताइएगा अगर कुछ घर में ऐसा है तो हम इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दें। माता-पिता के पास अब ये चारा बचा नहीं था कि वो उनको सारी बात बताते और उन्होंने फिर सारी बातें बताई। उसके बाद वो हमारे घर से चले गए। आज फिर मेरी माँ जो ये कहती रहती थी मुझे कि तेरा वहम है, उन्होंने भी कहा कि जो आंटी आई थी उन्होंने भी कहा कि उनकी बेटी ने एक औरत को देखा है, हूबहू वैसे ही जैसे तूने बताया था। यानी कि उस घर में सच में कुछ था। हम खुशकिस्मत थे कि हम उस घर से सही सलामत बाहर निकल आए, लेकिन शायद वो नहीं थे। क्योंकि जिस बच्चे की, जिस बेटे की वो बात कर रहे थे कि उसकी तबीयत ख़राब है और डॉक्टर पता ही नहीं कर पा रहे कि क्या हुआ उसके साथ, वो ज़्यादा दिन तक बचा नहीं। वो भी इस घर को छोड़कर गए, लेकिन उनमें से एक शख्स वहीं रह गया, यानी कि वो ज़िंदा वापस नहीं जा सका। ये था दिल्ली का एक ऐसा घर जिसकी लोकेशन तो बताई गई है, लेकिन ख़ास तौर पर ये भी मना किया गया है कि उस मोहल्ले के बारे में भी मत बताया जाए। सिर्फ़ इतना है कि बस एक कंजस्टेड मोहल्ला है और घर ही घर हैं उस मोहल्ले में और ये घर कोई बहुत नया नहीं था, पुराना घर था। अब पता नहीं ये घर का इतिहास क्या था और क्या है इस घर में। अभी की जो ताज़ा अपडेट है उसमें ये घर जो है वो बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर बाद में कोई रहने के लिए आया ही नहीं। शायद जिस बात का मकान मालिक को डर था वही हुआ, ये घर अब बदनाम हो चुका है। ये घर अब हॉन्टेड हो चुका है कई लोगों के लिए। आई होप आपको किस्सा पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़े तो जो आपको ये स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, इसमें आप चाहें तो अपनी कहानियाँ भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टा आईडी के ज़रिए और ईमेल आईडी के ज़रिए। और अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिटी से जुड़ें तो कम्युनिटी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। जो नए अपडेट्स हुआ करेंगे उसके बारे में चर्चा की जाया करेगी और कमेंट्स तक जो है वो हमारा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, उससे बढ़कर हम वन टू वन भी बात कर सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। इंदर कुमार को काफ़ी अर्जेंट कहीं काम जाना था और जो रास्ता था वो तकरीबन 4 घंटे दूर था उनके घर से। उस समय ना ट्रेन का इंतज़ाम था, ना बस थी। हर एक का अपना एक सीमित टाइम होता है जिस पर वो चलते हैं, तो इनको ज़रूरत थी अब ऑन द स्पॉट निकलने के लिए। समस्या ये थी कि गाड़ी इनके रिश्तेदार के पास थी, लेकिन इनको गाड़ी चलाना आता नहीं था। तो रह के अगर बात की जाए तो इनको किसी को साथ में लेकर जाना पड़ना था। अब इंदर कुमार उनसे बात करते हैं तो जो उनका बेटा था, राजकुमार, उससे बात की जाती है और राजकुमार चलने के लिए तैयार हो जाता है। बेसिकली राजकुमार इंदर कुमार का कज़न था जो तकरीबन उनसे 4 साल छोटा था। हालाँकि इंदर कुमार को इस चीज़ का थोड़ा-सा शक था कि भई उसको गाड़ी अच्छे से चलानी आती भी है नहीं, लेकिन बकौल राजकुमार और उसके परिवार के उसको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है। अब इंदर कुमार ने बहुत ज़्यादा समय जो ट्रैवल किया है वो आमतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल किया है। सो कहीं पर भी जाना तो अकेले नहीं जाना, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, या फिर कोई भी विपदा आएगी वो अकेले नहीं आएगी।
आज जो इन्होंने देखना था शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार और आखिरी बार देखना था। राजकुमार के साथ इंद्र कुमार चल पड़ते हैं। रात का समय था, रात का समय ट्रैवल करना था क्योंकि इन्होंने सुबह जल्दी पहुंचना था। तो इनका यही था कि ये रात का ट्रैवल करेंगे, कुछ 12-1 बजे के आसपास का, सुबह 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे और वहां पर होटल रहकर कुछ समय रेस्ट करेंगे और फिर जो ये काम है उसको निपटा कर शाम के समय में या रात के समय में ही वापस चलेंगे, सो दैट कि थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो। यही सोच के साथ ये चलते जा रहे थे और अचानक कुछ समय बाद उनकी जो कुछ समय बाद इंद्र कुमार को हल्की-हल्की नींद आने लग पड़ती है। हालाँकि वो इस चीज़ को बार-बार नोटिस कर रहे थे कि राजकुमार गाड़ी तो ठीक चला रहा है। कुछ समय बाद उन्हें इस चीज़ की तसल्ली हो जाती है और वो हल्की-हल्की उनको नींद आने लग पड़ती है। लेकिन अचानक से जो उनकी जाग है वो खुलती है एक हार्ट ब्रेक से। एकदम से झटके से जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि राजकुमार ने बहुत हार्ड ब्रेक मारी और पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई आगे आ गया? राजकुमार का जो मुख था यानी मुँह था वो पसीने से तर-बतर हुआ हुआ था। जैसे मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसके बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं बची। तो 1-2 बार इंद्र कुमार ने उसको हिलाया कि क्या हुआ? राजकुमार कहता है कि आगे कोई था लेकिन अब नहीं। अब डर जाते हैं इंद्र कुमार, डर से पूछते हैं कि ठोक तो नहीं दिया किसी को? राजकुमार ना में सर हिलाता है। कहता नहीं, यही तो मुझे समझ नहीं लग रहा। जो सामने था वो देखते-देखते गायब हो गया। इंद्र कुमार को ये काफ़ी अजीब बात लगती है और वो गाड़ी से जल्दी से उतरते हैं, आस-पास देखते हैं, गाड़ी पर तो एक खरोंच का निशान भी नहीं था। लेकिन जैसा कि राजकुमार बोल रहा था कि कोई आगे था और वो देखते-देखते गायब हो गया, ये बात इंद्र कुमार के सीने में डर को बढ़ाए जा रही थी। इंद्र कुमार जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं कि तुझे बेटा वहम हो गया होगा, तू चल यहाँ से, जल्दी से गाड़ी चला। राजकुमार अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में लाते हैं और चल पड़ते हैं। अभी कुछ ही दूरी पर ही आगे जा रहे होते हैं, तो अभी इंद्र कुमार भी जाग रहे होते हैं, तो इनको सड़क के बिल्कुल बीचों-बीच एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। राजकुमार कहता है कि यही है वो, ऐसा ही था वो, मुझे लग रहा है, क्योंकि गाड़ी इनकी अब धीरे थी। इंद्र कुमार कहते हैं कि इसके बिल्कुल पास से निकाल देना। तो राजकुमार कहता है कि जब मैं पास से निकालता हूँ तो ये गाड़ी की तरफ ही आ जाता है। इंद्र कुमार कहते हैं कि गाड़ी रोकनी नहीं है भाई, जल्दी से स्पीड से निकाल। अब ये गाड़ी स्पीड में करते हैं और जैसे ही उस आदमी के पास गाड़ी आती है तो वो गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाता है और एकदम से गायब हो जाता है। जो नज़ारा कुछ समय पहले राजकुमार ने देखा था, अब वही नज़ारा इंद्र कुमार भी देख रहे हैं। अब तो जो हालत राजकुमार की थी, वही हालत इंद्र कुमार की भी थी। वैसा ही डर, वैसा ही चेहरे पर पसीना और एक सवाल कि आखिर वो आदमी था कौन? क्या वो आदमी भी था या इंसान भी था? अभी तक जो वो समझ पा रहे थे, उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी ये था ही नहीं कोई इंसान। इसलिए अब ये गाड़ी को जल्दी से भगाते हैं। बकौल इंद्र कुमार कम से कम 2 से 3 बार उस रास्ते पर इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी गाड़ी के अचानक से आगे आ जाता है, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं। गाड़ी में इन्होंने हनुमान चालीसा लगाया और अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। लेकिन एक सवाल तो इनके मन में था कि आखिर ये आदमी है कौन? क्या ये कोई प्रेत था, छलावा था? इसके बारे में पता नहीं। इन्होंने अपना काम किया और रात को वापस आए, लेकिन अब उस रोड से नहीं। एक लॉन्ग रूट था, लंबा रास्ता पड़ा, समय भी ज़्यादा पड़ा, लेकिन ये उस रास्ते से आने का रिस्क उठा ही नहीं सकते थे और उन्होंने किया भी ऐसा ही। आज इस बात को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उस दिन के बाद कभी भी इंद्र कुमार किसी सुनसान रास्ते पर रात के समय में अकेले या किसी एक पर्सन के साथ नहीं गए। एक उनका बुरा एक्सपीरियंस था। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आमतौर पर मैं ये कहता हूँ कि हमें घर जो है वो जाँच परख कर लेना चाहिए और अच्छे तरीके से उसकी हिस्ट्री पता कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या हो जब कोई इंसान एक घर में कई बरसों से रह रहा हो, कई दशकों से रह रहा हो,
उसके बाद उसको उस घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या महसूस ना हुई हो, बल्कि उस घर से इंसान की पूरी प्रगति हुई हो। ना वो इंसान बल्कि उसके पिता, दादाजी भी उस घर में रह रहे हों, यानी कि एक पीढ़ियों से उनका परिवार उस घर में रह रहा हो, अचानक से कोई समस्या आ जाए। क्या ऐसा होता है? क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज़, क्या कोई ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो सो रही होती है आराम से, और एक छोटा-सा चेंज उस घर में एक बड़ी आफ़त को बुला लाता है? शायद ऐसा ही हुआ कार्तिक और अरिहंत के साथ। कार्तिक और अरिहंत दिल्ली के ही एक इलाके में रहते हैं, ऐसे इलाके में जहाँ पर खूब पुराने घर हैं। ऐसे पुराने घर जो तकरीबन आज़ादी के पहले से बने हैं, और कार्तिक और अरिहंत का जो परिवार है, वो वो एक रेफ्यूजी था, यानी कि जब बँटवारा हुआ तो उनके दादाजी उस बँटवारे के वक़्त पाकिस्तान से इंडिया दिल्ली आए, और उनको जो घर था वो मिला उनके एवज़ में जो पाकिस्तान में था। अब जैसा मैंने कहा कि इस घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ये इनके दादाजी वहाँ पर रहे, हालाँकि इनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। हालाँकि इनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब तक रहे तो घर में खूब समृद्धि हुई। फिर वो उनके पिताजी हैं, और ये भी अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। कोई भी समस्या तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जो लोग पुराने घरों में रहते होंगे, तो वो एक चीज़ को नोट करते होंगे कि जो घर की सीढ़ियाँ होती हैं पुराने घर की, वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह घेरती हैं। अब जैसे-जैसे इनके ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी घर को लेकर, तो इनको ये महसूस हुआ कि उस घर की जो सीढ़ियाँ हैं, उसको तोड़ दिया जाए, वहाँ पर कुछ और चीज़ बनाई जाए, और एक बिल्कुल कमरे के पास जो दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा था, उसके पास ही एक बस हल्की छोटी-सी खाली-सी जगह थी, उसको सीढ़ियों में कन्वर्ट करके फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाया जाए। मिस्त्री से बात की जाती है, डोएबल था, तो काम शुरू हो भी गया। पहले जो सीढ़ियाँ थी वो बिल्कुल एक कॉर्नर में थी, यानी कि जब नीचे आते थे सीढ़ियों से तो वहाँ से बिल्कुल साइड में कुछ नज़र नहीं आता था। एक घूमना पड़ता था, घुमावदार एक वहाँ का रुख था। लेकिन अब जो सीढ़ियाँ बनी, वहाँ पर उससे बिल्कुल जो सामने इनकी लॉबी थी वो नज़र आती थी। आम तौर पर इनका ये होता था कि ये लॉबी में बैठकर रात के समय में गप्पे हाँका करते थे अपने माता-पिता के साथ। अब जब सीढ़ियों का काम शुरू हुआ, तो सब कुछ ठीक चलता गया, लेकिन धीरे-धीरे समस्या आने लग पड़ी। जितना समय उस मिस्त्री ने दिया था, उससे कहीं ज़्यादा समय लग रहा था, क्योंकि सीढ़ियाँ बनाते समय 1-2 बार तो सीढ़ियों का बेस ही गिर गया। फिर उसके बाद मज़दूरों को चोट लगनी, या फिर किसी मज़दूर का एक दिन आना, अगले दिन ना आना, ये चलता रहता था। हालाँकि इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोई गौर नहीं किया गया कि क्या कुछ अजीब है इस इन चीज़ों में, लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ बढ़ती गई, फिर भी आखिर में जाकर इन सीढ़ियों का काम पूरा हो गया। अब जब ये काम पूरा हो गया, तो सीढ़ियाँ बनकर तैयार हो गई। जैसा मैंने कहा कि जो सीढ़ियों का फ़ेस है वो बिल्कुल लॉबी में जाकर खुलता था। अब जब काम हुआ, इन्होंने राहत की साँस ली, अब ठीक पहले की तरह ही ये अपने गप्पे हाँक रहे थे। कार्तिक और अरिहंत आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक बात करते-करते अरिहंत ने ऊँची-सी चीख मारी, "ये कौन है?" लेकिन जैसे ही अरिहंत ये कहता है, तो सभी अरिहंत की तरफ देखते हैं, किसकी बात कर रहा है? अरिहंत काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। वो सीढ़ियों की तरफ इशारा कर रहा था। वो कह रहा था कि वो देखो वहाँ पर कोई बैठी हुई है। जब देखते हैं तो कोई वहाँ पर था ही नहीं। अरिहंत से पूछते हैं, मज़ाक तो नहीं कर रहा? अरिहंत कहता है, मेरे देखते-देखते गायब हुई है, लेकिन एक बात की श्योरिटी है, मैंने वहाँ पर किसी को देखा, वहाँ पर कोई बैठा हुआ था। ये अरिहंत जल्दी से ऊपर जाता है, सीढ़ियों की तरफ जाता है, लेकिन जब सीढ़ियों को घुमाव की तरफ देखता है, वहाँ पर कोई था नहीं। एक पल के लिए तो शायद अरिहंत भी ये सोचता है कि ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन क्या उसका ये वहम था? शायद नहीं। अब अरिहंत नीचे आता है और बात आई गई हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर ये ऐसे एक बार लॉबी में बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार बारी थी कार्तिक और अरिहंत की माँ की। बात करते-करते वो अचानक से चीख मारती है, लेकिन इस बार वो कह नहीं पाती कि क्या हुआ, वो अचानक से बेहोश हो जाती है।
जल्दी से उनको होश में लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से फेंट हो चुकी थी कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। पूरे 2 दिन उनको होश में आने में लगते हैं, लेकिन जब वो होश में आती हैं तो फिर वो अलग ही कहानी बयाँ करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने सीढ़ियों में किसी को बैठे हुए देखा। एक औरतनुमा जो एंटिटी थी, बाल उसके बिखरे हुए थे और काफ़ी काला चेहरा, और मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। और जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई, और उन्हें भी बाद में जाकर पता लगा कि उनको तो काफ़ी दिनों बाद होश आई है। जब ये 2 वाक़ये हो गए तो अब घर में एक तरह का कुतूहल मच गया कि इस घर में हम इतने सालों से रह रहे हैं, आज तक किसी समस्या का सामना इस तरीके की करना ही नहीं पड़ा। नहीं तो जब इस तरीके के घर होते हैं, वहाँ पर जाते ही कोई प्रेज़ेंस महसूस होने लग पड़ती है, कुछ पता लगने लग पड़ता है। लेकिन इतने सालों बाद ऐसा भी क्या हो गया? ऐसा भी हमने क्या कर दिया? जो उन्होंने किया था, उसके बारे में ये सोच ही नहीं रहे थे। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन सीढ़ियों को तोड़कर नई सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ख़ैर, अब जब इनकी माँ ठीक हुई, अब अलग से तरीके का डर जो है वो एक घर में पनप रहा था, अपना घर कर चुका था। किसी पंडित जी को बुलाया गया। जब पंडित जी ने सारा मुआयना किया, तो उन्होंने फिर एक बात बताई। उन्होंने कहा कि इस घर में काफ़ी समय से एक एंटिटी रह रही थी, लेकिन उसको आपसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो इस घर से बेहद प्यार करती है। वो देस बेसिकली पंडित जी के साथ साइकिक मीडियम भी थे, जो शायद उस एंटिटी का मैसेज इनको पहुँचा रहे थे। वो कहते हैं कि जब से आपने इस सीढ़ियों को बदला है, पंडित जी को तो इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था कि सीढ़ियों को बदला गया है। तो फिर कौन बता रहा था? बता रही थी वो एंटिटी। वो इनसे बेहद नाराज़ है और वो कहती है कि ये घर उसका था। मैंने आपको इस घर में रहने दिया, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आपने मेरे घर की रूपरेखा चेंज कर कर मुझे नाराज़ कर दिया। लेकिन अब जो हो चुका था उसको कैसे बदला जा सकता था? जो नई सीढ़ियाँ थी उसको तो तोड़ा जा सकता था, लेकिन जो पुरानी सीढ़ियाँ थी उसको कैसे वापस लेकर आया जा सकता था? फिर एक हवन यज्ञ कराया गया और उनसे माफ़ी माँगी गई कि हमसे गलती से हुआ, अगर हमें पता होता तो हम ऐसा ना करते। तो कृपया प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आज इस बात को कुछ 4 एक साल हो चुके हैं। 4 सालों में दोबारा कुछ ऐसी समस्या आई नहीं, जो तब उनके वहाँ आई थी। यानी शायद जो एंटिटी ऐसी है, उसने भी कबूल कर लिया। अब क्या कहिएगा इस तरीके के वाक़यात को सुनने के बाद? जो हम बना-बनाया घर ले रहे हैं, क्या वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भी नहीं पता होता, और वो किस बात पर नाराज़ हो जाएँ? कुछ कहा जा सकता है क्या? अब ऐसा ही वाक़या एक बैंगलोर के पीजी का है। शिखा और स्मृति दोनों बहनें हैं। शिखा बैंगलोर में पीजी में रह रही थी। उसने हायर एजुकेशन के लिए बैंगलोर गई हुई थी। वहीं स्मृति अपनी एजुकेशन पूरी कर चुकी थी और वो अपने शहर में जॉब कर रही थी। अब इन दोनों की बहनों की जो बातें हैं वो अक्सर होती रहती थी। तकरीबन 2-3 दिन बाद आपस में बात करके अपनी दिनचर्या के बारे में बात करती, स्टडीज़ के बारे में बात होती, जॉब के बारे में बात होती। लेकिन शिखा बात करते-करते एक बहुत ऊँची चीख मारती है और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर बंद हो जाता है। स्मृति हेलो, हेलो करती रहती है, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स उसको आता नहीं है। डर के मारे वो अपने पेरेंट्स से बात करती है और उसके बाद फिर जो पीजे के ओनर हैं, उनके साथ उनको फ़ोन किया जाता है। उनके पीजे के जो ओनर हैं, वो भी जल्दी से जाते हैं और कुछ समय बाद उनका फ़ोन आता है कि दरवाज़ा अंदर से खुल नहीं रहा, दरवाज़ा लॉक है, हम दरवाज़ा तोड़ने जा रहे हैं। हमें लगता है कुछ गलत हो चुका है, तो हमें आपको बताते हैं। कुछ देर बाद उनको फ़ोन आता है कि दरअसल जब हमने दरवाज़ा तोड़ा, तो हमें जो शिखा है वो बेहोश मिली और हम उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। वैसे तो एक बेहोशी है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, आप जल्दी से आ जाइए। अब स्मृति, उसके माता-पिता शिखा के लिए बैंगलोर आ जाते हैं और जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, शिखा को होश आ जाती है।
उसके बाद फिर शिखा से पूछा जाता है कि बात करते-करते तुझे हुआ क्या था स्मृति और उसके पेरेंट्स के द्वारा? वो कहती है कि मैं बात कर रही थी, मैं अचानक मेरा ध्यान जाता है तो मैं देखती हूँ कि जो मेरे किताब के पन्ने हैं वो खुद ब खुद पलटे जा रहे हैं। मैं आस-पास देखती हूँ, पंखा तो चल नहीं रहा था। देखती हूँ कि खिड़की तो नहीं कहीं खुली हुई, उसकी हवा से ऐसा हो रहा हो। लेकिन इससे पहले मैं कुछ सोच पाती, जो किताब है वो खुद ब खुद बंद हो जाती है। अब इतना मुझे सोचने का मौका नहीं मिला कि ये किताब कैसे बंद हुई। जैसे ही वो किताब बंद होती है, मुझे हाथ दिखाई देते हैं, जैसे मेरे आँखें उन हाथों को फ़ॉलो कर रही थी। वो हाथ बाजू में धीरे-धीरे एक चेहरे में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कोई बैठा हुआ है और मेरी तरफ देख रहा है। मेरी तो चीख निकल जाती है। जैसे ही शिखा ये बात बताती है अपने माँ-बाप को, उसके माँ-बाप हँसने लग पड़ते हैं। बेसिकली उसके माँ-बाप एक अपर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, पढ़े-लिखे। तो वो कहते हैं तुझे वहम हुआ होगा, हमने तो सोचा पता नहीं क्या बात होगी। अरे ये तो छोटी-मोटी बात है, कुछ नहीं है, तुझे वहम हुआ होगा। कहीं हॉरर वगैरह देखना तो नहीं शुरू कर दिया? तो शिखा कहती है कि मैंने नहीं देखी, मैंने हॉरर नहीं देखा, मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी। तो उसके माँ-बाप कहते हैं मुझे हमें पूरा यकीन है तुम नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट की कहानियाँ सुनती होंगी और तुम्हारे दिमाग में भी वही बातें आती हैं जो वो नरेट करता है। लेकिन फिर भी शिखा ये मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मैं कोई भी हॉरर की कहानियाँ किससे सुनती ही नहीं हूँ, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? अब इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए स्मृति कहती है कि कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिन छुट्टी लेती हूँ अपनी जॉब से और मैं शिखा के साथ रहती हूँ, पीजी में। हालाँकि शिखा जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब पढ़ाई भी थी, ऑन द स्पॉट पीजी को चेंज भी नहीं किया जा सकता था। तो फिर वो अपनी बहन के साथ पीजी में जाती है और रहने लग पड़ती है। स्मृति एक बात को तो ज़रूर महसूस करती है कि यहाँ पर अजीब-सी तरीके की घुटन है, सफोकेशन है। हालाँकि जो उसका रूम था वो कॉर्नर में था, उसके पास ही बिल्कुल गार्डन था, बिल्कुल फ्रेश हवा आती थी और गर्मियों जैसा भी कोई इतना माहौल नहीं था कि गर्मी की वजह से सफोकेशन हो रही हो। या फिर बारिशें भी ऐसी नहीं हो रही थी कि जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी हो रही हो। तो फिर माजरा क्या था? ये स्मृति की समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन वो इस बयां पर शिखा के साथ ये बात को डिस्कस नहीं करना चाहती थी कि मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अब जब स्मृति शिखा को मेडिसिन्स देकर सुलाती है, उसकी मेडिसिन्स में रात को रेस्ट की जो है वो मेडिसिन थी, जिसकी वजह से शिखा को काफ़ी डीप स्लीप, गहरी नींद आने वाली थी। लेकिन स्मृति को तो बिल्कुल भी नींद आ नहीं रही थी, उसको रह-रह कर ये महसूस हो रहा था कि क्या सच में कुछ इस तरीके का यहाँ पर है? कभी भी आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, मैं भी पीजी में अकेली रही हूँ, कभी नहीं। बिल्कुल ठीक-ठाक ऐसा होता है, लेकिन क्या बात है कि यहाँ पर मुझे अजीब महसूस हो रहा है। शायद स्मृति को भी पता लगने वाला था। कुछ समय बाद टेबल पर रखी किताब के पन्ने पलटने लग पड़ते हैं, ठीक जैसा शिखा ने कहा था। उसके बाद वो किताब अचानक से बंद होती है, जैसा पहले शिखा ने कहा था, और वही 2 हाथ धीरे-धीरे एक एंटिटी की शख्सियत इख्तियार कर लेते हैं और ठीक वैसे स्मृति की चीख भी निकलती है। लेकिन स्मृति समहाउ अपने आप को उसकी चीख सुनकर आस-पास के जो लड़कियाँ हैं वो भी आती हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी भागा-भागा आता है। दरवाज़ा खोला जाता है। शिखा तो इतनी गहरी नींद में थी, उसको तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन उसके कमरे में हड़कंप मचा हुआ था। हड़कंप मचा हुआ था स्मृति के द्वारा, और स्मृति ने भी ठीक वैसे ही चीज़ देखी थी। आनन-फानन में ओनर को फ़ोन किया जाता है, पेरेंट्स को भी। अब ये कमरा, क्या इसका कोई इतिहास था? पता तो नहीं लग पाया, लेकिन जो इन दोनों बहनों के साथ एक जैसा ही हुआ, वो कोई किसी तरीके का कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता था। गनीमत ये थी कि एक कमरा खाली था। इनको शिफ्ट किया गया और इनको कहा गया कि हम आपसे किसी तरीके का रेंट नहीं लेंगे, आप रह के देखिए। अगर कुछ दिन आपको ठीक महसूस हुआ, ठीक है, नहीं तो फिर हम आपसे बिना कोई रेंट लिए आप इसको लेफ्ट कर सकती हैं। दोनों बहनों को शिफ्ट किया गया, उन्होंने छुट्टी ज़्यादा अपनी बढ़ाई जॉब की, और कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो उस पीजी में ठीक तरीके से रह रही हैं, लेकिन वो कमरा
उसके बाद वहाँ पर जो भी आया, एक चीख की आवाज़ आती और वो कमरा बाद में खाली हो जाता था। कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो चाहे अनचाहे कई बार अपना घर बना लेती हैं, अपना बसेरा बना लेती हैं। शायद ये कुछ ऐसा ही वाक़या था। आई होप आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा, आज के एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक डिफ़रेंस आपने देखा होगा, ये हालाँकि ये इंटेंशनली मैंने चेंज नहीं किया। कुछ बाध्यता है जिसकी वज़ह से मुझे ऑडियो फ़ॉर्म में थोड़ा-सा इसको कन्वर्ट करना पड़ा, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जल्दी से ही इसको मैं चेंज करूँगा। हो सकता है बीच में भी इसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उतना ही प्यार देंगे जैसे आप पहले दे रहे हैं, और जो वीडियो की बाध्यता है वो ज़्यादा असर डालेगी नहीं। इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख़्याल रखिएगा।